अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे पिछले लेक्चर में जो है ना आप लोग ने कमेंट्स लिखे। तो प्लीज़ इसी तरह से मुझे कमेंट्स करते रहें ताकि मेरी हिम्मत बंदी रहे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे लॉन्ग केस क्रॉनिक किडनी डिजीज़। ठीक है, तो वो हमने तकरीबन सारा कर लिया था। सिर्फ जो सिम्टम्स हो रहे होते हैं वो किस वजह से हो रहे होते हैं वो थोड़े से रहते थे, तो वो मैं आज आपको बता देती हूँ। तो क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ यूरेमिया हम देख लेते हैं। मतलब यूरेमिया जो है, मतलब स्टेज 5 में जो CKD है उसमें सारे किडनी के एक्सक्रीटरी फंक्शन जो डिस्टर्ब हो गए, तो उसकी वजह से कुछ भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट नहीं हो सकता वो एक्यूमुलेट होने लगता है। वैसे इसको कहते तो यूरेमिया है, लेकिन ये बहुत सारी सिर्फ यानी कि यूरिया और क्रेटिनिन की एक्यूमुलेशन से नहीं होता, बल्कि इसकी पैथोजेनेसिस में ना बहुत सारे नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हैं वोलेटाइल। तो वो सारे मिल के फिर जो ये है ना जो भी कैफियत होती है, यानी कि वो सारे सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स में अपना जो है ना असर डालती है। तो यूरेमिया लीड्स टू द डिस्टर्बेंस इन द फंक्शन ऑफ वर्चुअली एवरी ऑर्गन सिस्टम. Chronic dialysis can reduce the incidence and severity of many replacement therapies so that the florid manifestation of uremia are largely disappear in the modern health care setting. मतलब हमारे यहाँ तो नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतनी मतलब पहले से वो डायग्नोज कर लेते हैं और पहले से उनकी डायलिसिस शुरू हो जाती है, तो उनको तो इतनी फ्लोरिड जो उसकी मैनिफेस्टेशन वो नज़र नहीं आती, लेकिन हमको तो बहरहाल नज़र आती हैं ना। हाउएवर, इवन विद ऑप्टिमल डायलिसिस थेरेपी इट इज़ नॉट कम्प्लीटली इफेक्टिव एज रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बिकॉज some disturbances resulting from impaired kidney functions fail to respond to dialysis. डायलिसिस हर चीज़ को बिल्कुल रिवर्स नहीं कर देता है, ठीक है, सिर्फ ट्रांसप्लांट है वो करेगा कंप्लीट रिवर्सल। तो क्लिनिकल एंड लेबॉरेटरी मैनिफेस्टेशन ऑफ CKD एंड यूरेमिया क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस्ड डिसऑर्डर होगा, यानी कि सारा फ्लूइड किडनी से जो है होम्योस्टेसिस फ्लूइड का हो रहा है, सोडियम पोटेशियम उसकी रीअब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन सब उसी से हो रही है। एसिड जो है हाइड्रोजन आयन वहीं से किडनी ही उनको हैंडल कर रहा होता है, ठीक है, एक्सक्रीट कर रहा होता है। विद नॉर्मल किडनी फंक्शन ट्यूबुलर एक्सक्रीशन ऑफ फिल्टर्ड सोडियम एंड वाटर मैचेस इनटेक, ठीक है। तो जितना हम सोडियम ले रहे होते हैं वो और जो उसका बैलेंस है वो रहता है, ठीक है, इनटेक और आउटपुट मैच करती है होम्योस्टेसिस के लिए। Many forms of kidney disease disrupt this balance, such as dietary intake of sodium exceeds its excretion, leading to sodium retention and attendant extracellular fluid volume expansion. मतलब सोडियम जो है जब वो रीअब्जॉर्ब होता है तो उसके साथ साथ जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी वजह से तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा तो वही प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ाएगा, तो इसी वजह से ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दिस एक्सपेंशन में कंट्रीब्यूट टू हाइपरटेंशन, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन होगा विच इट सेल्फ कैन एक्सक्लरेट नेफ्रॉन हाइपर फिल्ट्रेशन एंड इंजरी। यानी कि अगर प्राइमरी कॉज नहीं भी थी, हाइपरटेंशन की वजह से नहीं हुआ रीनल फेलियर, तो फिर भी रीनल फेलियर अगर हो रहा है तो हाइपरटेंशन हो जाएगा इस वजह से, ठीक है। तो as long as water intake does not exceed the capacity for renal water clearance, the extracellular fluid volume expansion will be isometric and the patient will have normal plasma sodium concentration. जब तक जो है ना इंटेक, यानी कि अगर सोडियम की इंटेक एक्सीड ही कर गई है तो किडनी तो निकाल ही नहीं सकता, तो उस वक्त तक तो सही रहेगा, आइसोनेट्रिक रहेगा। Hyponatremia is not commonly seen in CKD, but when present often responds to water restriction. तो मतलब हाइपोनेट्रीमिया तो CKD में मतलब बहुत ही रेयर है, अगर है तो वाटर रेस्ट्रिक्शन कर दें आप। पेशेंट विद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी कि जिसको पेरिफेरल एडीमा भी हुआ होगा, समटाइम्स हाइपरटेंशन पोअरली रिस्पॉन्सिव टू थेरेपी हो जाएगा, शुड बी काउंसल्ड फॉर सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन। तो इसमें जो है ना फिर सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट कराएं आप डाइट में, बजाय इसके कि आप फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट कराएं, क्योंकि सॉल्ट ही के साथ तो फ्लूइड रीअब्जॉर्ब हो रहा है ना।
thiazide diuretics have limited utility in stage 3 to 5 kidney disease, chronic kidney disease, such that administration of loop diuretics including furosemide, bumetanide and torsemide may be needed. Resistance to loop diuretics in CKD often mandates use of higher doses than those used in patients with higher GFR. तो मतलब ये कि फिर थायजाइड की इसमें इतनी वो नहीं है, लेकिन आप जो है लूप डायरेटिक देंगे, फ्यूरासिमाइड जो है वो, या ब्यूमेटाइड या टॉर्सेमाइड, ठीक है। लेकिन सीकेडी में रेजिस्टेंस टू लूप डायरेटिक्स भी हो सकती है, तो इस वजह से हायर डोजेज आपको देनी होंगी। कॉम्बिनेशन ऑफ लूप डायरेटिक यानी कि फ्यूरोसेमाइड एंड metolazone may be helpful. Diuretic resistance with intractable edema and hypertension in advanced CKD may serve as an indication to initiate dialysis. तो अगर डायरेटिक रेजिस्टेंस हो गई है, एडिमा किसी तरह कंट्रोल नहीं हो रहा, हाइपरटेंशन भी नहीं हो रहा, तो ये इंडिकेशन होगी डायलिसिस के लिए। अब पोटेशियम होम्योस्टैसिस, क्योंकि किडनी की से हमारा जो पोटेशियम है वो एक्सक्रीट होता है, तो in CKD the decline in GFR is not necessarily accompanied by parallel decline in urinary potassium excretion, which is predominantly mediated by aldosterone dependent secretion in distal nephron. Another defense against potassium retention in these patients is augmented potassium excretion in the GI tract. Notwithstanding these two homeostatic responses, hyperkalemia may be precipitated in certain settings. These include increased potassium intake, diet में ज़्यादा ले लिया, hemolysis, transfusion of stored RBCs and metabolic acidosis. अब पोटेशियम जो है ना मतलब है कि डिस्टल नेफ्रॉन में वो डिपेंड करता है पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन जो है ना वो किससे होता है, सॉरी एक्सक्रीशन, एल्डोस्टेरॉन, यानी कि एल्डोस्टेरॉन डिपेंडेंट है डिस्टल नेफ्रॉन से उसकी एक्सक्रीशन। मैनी मेडिकेशन कैन इनहिबिट पोटेशियम एक्सक्रीशन एंड लीड्स टू हाइपरकैलेमिया। अब कौन सी जो हम दे रहे हैं, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन inhibitors, spironolactone and other potassium sparing diuretics such as amiloride, triamterene and eplerenone। मतलब ये हम दे रहे हैं तो इसकी वजह से हाइपरकैलेमिया होगा। The benefits of renin angiotensin system inhibitors in ameliorating hyperfiltration and progression of CKD often favor their cautious and judicious use with very close monitoring of plasma potassium concentration। ठीक है, तो ये फिर इनका जो है आपको कराते रहना होगा, पोटेशियम बढ़े नहीं तो उस वक्त तक आप फिर ये दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एल्डोस्टेरॉन जो है उसको इनहिबिट करने की ज़रूरत है ना, उसकी वजह से ही तो फिर ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अब हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो भी किडनी से ही एक्सक्रीट होते हैं सिक्रीट होने के बाद। तो metabolic acidosis is a common disturbance in CKD. The majority of the patient can still acidify the urine, but they produce less ammonia and therefore cannot excrete quantity of protons required to maintain acid-base balance in most diets. Hyperkalemia present further depresses ammonia production. अच्छा, एक क्या चीज़ हो सकती है इसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपरकैलेमिया एंड हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज ऑफ्टन present even at earlier stages of CKD, यानी कि जो टाइप 4 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होता है in patients with diabetic nephropathy or in those with predominant tubular interstitial disease or obstructive uropathy. With further declining GFR, the total urinary net delay acid excretion may be severely limited to less than 30 to 40 millimole. तो एक्यूमुलेशन जो होगी एनाइंस की और वो रिटेन्ड ऑर्गेनिक एसिड करेंगे, देन लीड टू एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फिर ये भी हो सकता है। तो शुरू में जो है ना सीकेडी की इनिशियल स्टेजेस में नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, और फिर मे बी कॉम्प्लिकेटेड बाय द एडिशन ऑफ एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस एज CKD प्रोग्रेसेस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस CKD में माइल्ड ही होता है, मतलब pH जो है रेयरली लेस देन 7.32 होती है,
and can usually be corrected with oral sodium bicarbonate supplementation. Even modest elevation of metabolic acidosis may be associated with protein catabolism and progression of CKD. इसको अगर नहीं सही करेंगे तो फिर ये प्रोटीन कैटाबॉलिज्म करेगा और प्रोग्रेशन होगा CKD का, ठीक है। तो ट्रीट कैसे करेंगे आप? फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस्ड डिसऑर्डर को डाइट्री सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन करें, यूज़ ऑफ लूप डायरेटिक ओकेजनली, उसके साथ मीटोलाजोन के साथ दें, मे बी नीडेड टू मेंटेन यू वॉल्यूमिया। वाटर रेस्ट्रिक्शन इज इंडिकेटेड ओनली इफ देयर इज़ हाइपोनेट्रीमिया। तो वाटर नहीं रेस्ट्रिक्ट करना है, आपने सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट करना है और उसके साथ लूप डायरेटिक दे देना है, ठीक है। हाइपरकैलीमिया ऑफ्टन रिस्पॉन्ड्स टू डाइटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ पोटेशियम। डाइट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जैसे बनाना, केले हो गए, खजूरें हो गई और क्या, ऑरेंज जूस, इनमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, इन चीज़ों से मना करें। यूज़ ऑफ कैलीयूरेटिक डायरेटिक्स एंड बोथ अवॉइडेंस ऑफ पोटेशियम सप्लीमेंट्स, डाइटरी सॉल्ट सब्सटीट्यूट्स एंड डोज रिडक्शन और अवॉइडेंस ऑफ पोटेशियम रिटेनिंग मेडिकेशंस, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स, इनकी वजह से हाइपरकैलीमिया हो रहा है तो वो आप मत दें। कैलीयूरेटिक डायरेटिक्स प्रोमोट यूरिनरी पोटेशियम एक्सक्रीशन, whereas potassium binding reagents such as calcium resonium, sodium polystyrene and patiromer can promote potassium loss through GI tract and may reduce the incidence of hyperkalemia, ठीक है। और इंट्रैक्टेबल अगर हाइपरकैलीमिया किसी भी चीज़ से सही नहीं हो रहा तो इट इज़ इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस इन CKD पेशेंट। Renal tubular acidosis and subsequent anion gap metabolic acidosis in progressive CKD will respond to alkali supplementation, typically with sodium bicarbonate, यानी कि oral sodium bicarbonate आप देते हैं। Recent studies suggest that the replacement should be considered when the serum bicarbonate concentration falls below 20 to 30 millimole per liter to avoid protein catabolic state, ठीक है। अगर ये हम नहीं करेक्ट करेंगे तो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म और प्रोग्रेशन टू CKD शुरू हो जाएगी। अब दूसरी बड़ी चीज़ जो है ना यूरेमिया या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में जो हो रही होती है वो डिसऑर्डर ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म इन CKD अकर इन द स्केलेटन, वेस्कुलर बेड एंड समटाइम्स द सॉफ्ट टिश्यू। तो ज़ाहिर है स्केलेटन में हो रहा है, वेस्कुलर बेड में अगर ज़्यादा कैल्शियम है तो वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, कैल्सिफिकेशन हो जाएगी सॉफ्ट टिश्यूज़ की। तो बोन मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ देख लेते हैं। पहला जो है ना वो कहलाता है ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। तो किस वजह से होता है? इंक्रीज पैराथायरॉइड हार्मोन की वजह से होता है, जो बोन टर्नओवर को इंक्रीज़ कर देता है। दूसरे जो है ऑस्टियोमलेशिया होता है, क्योंकि एक्टिव विटामिन D बनना कम हो जाता है। तीसरे ए डायनेमिक बोन डिजीज़ भी होती है ड्यू टू लो टर्नओवर एंड लो और नॉर्मल PTH। अब देखिए हम तो समझते हैं ना कि मतलब सेकेंडरी हाइपरपैथाइडिज्म होगा तो अगर मतलब एक हम कैल्सी ट्रायल वगैरह देंगे तो वो सप्रेस हो जाएगा तो ये ट्रीट हो गया। लेकिन नहीं भाई, सप्रेस अगर आप कर देंगे, आपने इतना सप्रेस कर दिया तो कि वो ए डायनेमिक बोन डिजीज़ अगर हो जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा भी सप्रेस नहीं करना है PTH को, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं ऑस्टियोमलेशिया क्यों होता है। ऑस्टियोमलेशिया इसलिए होता है कि जो विटामिन D की एक्टिव फॉर्म है ना, यानी 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल जिसको कैल्सी ट्रायोल कहते हैं, वो किडनी में इन द प्रेजेंस ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन उसके लिए चाहिए होता है कन्वर्ट करने के लिए एक्टिव फॉर्म में। तो उस वजह से ना ये विटामिन D अगर एक्टिवेट नहीं हो रहा तो कैल्शियम जो है वो GIT से भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, और जब हाइपोकैल्सीमिया होगा तो उसकी वजह से जो है ना बोन में ये इंक्रीज़ हो जाएगा। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से पैराथायरॉइड हार्मोन बढ़ने लगेगा सेकेंडरीली, और वो फिर बोन से निकाल के कैल्शियम लाएगा ताकि होम्योस्टेसिस हो जाए कैल्शियम की, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ बोन वीकनिंग। यानी क्या होगा उसमें? ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका हो जाएगा, वीकनिंग हो जाएगी, ऑस्टियाइट टिश्यू जो है वो सही नहीं बनेगा,
सारा कैल्शियम तो पैराथोराइड बाहर लेके आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये कि फिर फ्रैक्चर प्रोन हो जाएगा स्केलेटन। तो 3 चीज़ें हो गई, ऑस्टियाइटिस, फाइब्रोसा सिस्टिका, ऑस्टियोमलेशिया, और तीसरा है ए डायनेमिक बोन डिजीज़। तो पहले ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका देख लें। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सेकेंडरी हाइपरपैराथायरिज्म एंड कंसिक्वेंट हाई टर्नओवर बोन डिजीज इज ड्यू टू एबनॉर्मल मिनरल मेटाबॉलिज्म एज फॉलोज। नंबर 1, डिक्लाइनिंग GFR लीड्स टू रिड्यूस एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट। देखें, फॉस्फेट को ज़ाहिर है किडनी से एक्सक्रीट होता है, तो वो एक्सक्रीट होना बंद हो जाएगा, तो हाइपरफॉस्फेटीमिया होने लगेगा। तो रिटेन्ड फॉस्फेट इंक्रीजेस सिंथेसिस ऑफ बोथ पैराथायरॉइड हार्मोन एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 बाय ऑस्टियोसाइट्स। तो पैराथायरॉइड हार्मोन पैराथायरॉइड ग्लैंड से बनने लगेगा, और जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 है वो ऑस्टियोसाइट से बनने लगेगा। यानी या तो हाइपोकैल्सीमिया इसका स्टिमुलस होता है पैराथायरॉइड निकालने का, या फिर हाइपरफॉस्फेटेमिया। तो हाइपरफॉस्फेटेमिया हो रहा है ना, किडनी निकाल नहीं पा रहा है, उसको एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा। Number 3, PTH production is stimulated due to reduction in the ionized calcium, which results from decreased renal calcitriol production. These changes occur when GFR is less than 60 ml per minute. High level of fibroblast growth factor 23 are independent risk factor for left ventricular hypertrophy. अब ये आप बहुत अच्छी तरह समझ लें कि ये जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है ना, वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी करा देता है, क्योंकि जो CKD के पेशेंट हैं उनमें इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो जाता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कैसे। तो हाइपरपैराथायरिज्म स्टिमुलेट्स बोन टर्नओवर एंड लीड्स टू ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। यानी कि कैल्शियम जो है वो पैराथायरॉइड हार्मोन निकाल के लाएगा हाइपोकैल्सीमिया को मेंटेन करने के लिए, तो ऑस्टियोइड टिश्यू जो है ना वो एबनॉर्मल हो जाएगा, उसमें सिस्ट बनने लगेंगी। Bone histology shows abnormal osteoid bone and bone marrow fibrosis, and in advanced cases bone cyst. Hemorrhage can occur and appear brown in color called brown tumor. तो hemorrhages अगर हो जाएं तो वो brown tumor पे कहलाते हैं, मतलब histologically. Clinical manifestation of severe hyperparathyroidism include bone pain, fragility. अब जाहिर बात है कि bone pain होगा, osteoid सही से कैल्सीफाई नहीं हो रहा, तो फ्रेजिलिटी होगी, ब्राउन ट्यूमर्स होंगे विद कंप्रेशन सिंड्रोम एंड रेजिस्टेंस टू इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेटिंग एजेंट्स हो जाएगा, ठीक है। पैराथायरॉइड हार्मोन इज़ अ यूरिमिक टॉक्सिन। अब मैंने बताया था ना कि सिर्फ यूरिया और क्रेटिनिन के एक्यूमुलेशन की वजह से नहीं होता, बहुत सारे दूसरे वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं, नाइट्रोजनस होते हैं, और ये PTH भी उसमें से एक है। यूरिमिक टॉक्सिन है ये, एंड हाई लेवल्स आर एसोसिएटेड विद मसल वीकनेस, फाइब्रोसिस ऑफ कार्डियक मसल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स। फाइब्रोसिस ऑफ कार्डियक मसल क्यों होगी? इसलिए कि ऑस्टियोसाइट जो हैं फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 बनाना इंक्रीज कर देते हैं। ए डायनेमिक बोन डिजीज़, अब ये क्या होता है? इट्स इंसिडेंस इज इंक्रीज इन डायबिटिक्स। जिन लोगों को डायबिटीज़ की वजह से CKD होती है ना, उनमें ये ज़्यादा देखा गया है कि ए डायनेमिक बोन डिजीज़ हो जाए। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय रिड्यूस बोन वॉल्यूम एंड मिनरलाइजेशन एंड मे रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव सप्रेशन ऑफ PTH यानी पैराथायरॉइड प्रोडक्शन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ बोथ। तो मतलब एज ट्रीटमेंट के लिए जब हम पैराथायरॉइड को सप्रेस कर रहे होते हैं ना, तो इस वजह से ये डिजीज़ हो जाती है। Suppression of PTH may occur from use of vitamin D preparations or from excessive calcium exposure in the form of calcium containing phosphate bonders or high calcium dialysis solution. Dialysis solution में भी ज़्यादा होता है calcium. तो complication of adynamic bone disease include an increased incidence of fracture and bone pain and increased vascular and cardiac calcification. Calcium precipitates in soft tissue called tumoral calcinosis. ठीक है, तो ए डायनेमिक बोन डिजीज़ में ज़्यादा फ्रैक्चर का रिस्क होता है। सीवियर बोन पेन इज कॉज्ड एज देयर इज इनएबिलिटी टू रिपेयर द माइक्रो फ्रैक्चर्स दैट अकर नॉर्मली एज अ पार्ट ऑफ हेल्दी स्केलेटल होम्योस्टैसिस विद रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो हमारे जो है माइक्रो फ्रैक्चर जो नॉर्मल हो, बग़ैर किसी हेल्दी इंसान जिसकी कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज़ नहीं हो, तो उसकी तो फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से वो माइक्रो फ्रैक्चर सही हो जाते हैं। ऑस्टियोमलेशिया क्यों होगा? ऑस्टियोमलेशिया इज़ अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस, जैसा मैंने बताया, कंसीक्वेंट टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एक्शन ऑफ 1 to 5
dihydroxycholecalciferol leading to accumulation of non-mineralized osteoid. ठीक है, अब यही तो विटामिन डी ही तो है जो कैल्शियम को बोन के अंदर डिपॉजिट कराता है. ठीक है, और विटामिन डी किडनी में कन्वर्ट होता है ना एक्टिव फॉर्म में, तो किडनी ही जब ख़राब हो गया है तो वो नहीं एक्टिवेट हो सकता, तो फिर कैल्शियम भी रीअब्जॉर्ब भी नहीं होता और जो है ना मतलब जीआईटी से, और फिर हाइपोकैल्सीमिया की वजह से वो मिनरलाइज भी नहीं करता बोन्स को. अब ना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, इसका बड़ा मतलब इफ़ेक्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में. There is a strong association between hyperphosphatemia and increased cardiovascular mortality in patients with CKD. Hyperphosphatemia and hypercalcemia can cause increased calcification in the media of the coronary arteries and heart valves. This is greater than without renal disease. मतलब एक्सक्लेरेटेड होगा कैल्सिफिकेशन की वजह से, coronary arteries ब्लॉक हो जाएंगे. Hyperphosphatemia is also associated with low PTH level and low bone turnover. It is possible that CKD patients ingested calcium cannot be incorporated into the bones with low turnover and therefore is deposited at extraosseous sites such as vascular beds and soft tissues. जो हम रिप्लेसमेंट दे रहे होते हैं कैल्शियम वगैरह की, तो वो इनकॉर्पोरेट ही नहीं होते जहाँ पे उनको होना चाहिए बोन वोन में, तो वो एक्स्ट्रा ऑशियस टिश्यू में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं. अदर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एबनॉर्मल मिनरल मेटाबॉलिज्म, कैल्सीफाइलैक्सिस एक कंडीशन है. इट इज़ अ devastating condition seen in advanced CKD. It is heralded by painful libido reticularis and subcutaneous nodules that advance to patches of ischemic necrosis in legs, thighs, abdomen and breast. ठीक है, तो ये भी हो सकता है. मतलब उसमें जो है इतनी ज़्यादा कैल्शियम की डिपॉजिशन हो गई कि वो नेक्रोज ही हो गया, ब्लड सप्लाई बिल्कुल ब्लॉक हो गई. पैथोलॉजिकली their vascular occlusion due to vascular and soft tissue calcification, especially seen in dialysis patient. अब ट्रीटमेंट क्या होगा डिसऑर्डर ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म का? द ऑप्टिमल मैनेजमेंट ऑफ पैराथायरॉयडिज्म, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म एंड ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका इज प्रिवेंशन. वंस द पैराथायरॉयड ग्लैंड मास इज़ वेरी लार्ज, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द डिजीज़. तो शुरू में ही उसको जो है ना टैकल करना चाहिए. केयरफुल अटेंशन शुड बी पेड टू प्लाज्मा phosphate concentration in CKD patients who should be counseled on a low phosphate diet as well as the appropriate use of phosphate binding agents which are taken with meals and complex dietary phosphate to limit its GI absorption. ठीक है, तो phosphate binders शुरू कराने चाहिए. Example of phosphate binders are calcium acetate and calcium carbonate. हाइपरकैल्सीमिया स्पेशली इन लो टर्नओवर बोन डिजीज़, द मेजर साइड इफ़ेक्ट जो है ना फिर उसका हाइपरकैल्सीमिया है. और दो और मतलब ये कि ड्रग्स हैं, एक सिविलामर है और दूसरा लैंथनम है. दे आर नॉन कैल्शियम कंटेनिंग पॉलीमर्स, मतलब कैल्शियम कंटेनिंग जो है ना वो फिर हाइपरकैल्सीमिया करेंगे. तो ये दोनों जो हैं वो नॉन कैल्शियम कंटेनिंग पॉलीमर्स हैं दैट आल्सो फंक्शन एज फॉस्फेट बाइंडर्स, तो ये दिए जा सकते हैं. Tenapanor is a sodium proton inhibitor that decreases GI phosphate absorption and may be used to manage hyperphosphatemia in CKD and dialysis patient. अब जो आप उनको फॉलो कर रहे हैं, आप देखें उनका ये सारा प्रोफाइल करा के, फॉस्फेट अगर ज़्यादा है तो फिर आप ये शुरू करा दें. यानी प्रिवेंशन करें ना, ताकि जितना फॉस्फेट इंक्रीज़ होगा फॉस्फेट इंक्रीज़ होगा वो उतना ही पैराथायरॉयड हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा और बोन डीमिनरलाइजेशन और ये सब शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो प्रिवेंट करते हैं. कैल्सीट्रायोल एक्सर्ट्स अ डायरेक्ट सप्रेसिव इफेक्ट ऑन पीटीएच, यानी कि कैल्सीट्रायोल जो हम ट्रीटमेंट में दे रहे होते हैं तो पीटीएच की सिक्रीशन को वो सप्रेस कर देगा ना. एंड ऑल्सो इनडायरेक्टली सप्रेसिस पीटीएच सिक्रीशन बाय रेजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड कैल्शियम. तो आयनाइज्ड कैल्शियम बढ़ जाएगा तो खुद ही नेगेटिव फीडबैक से सप्रेस हो जाएगा पैराथायरॉयड. हाउएवर कैल्सीट्रायोल थेरेपी में रिजल्ट इन हाइपरकैल्सीमिया or hyperphosphatemia through increased GI absorption of these minerals. Certain analogues of calcitriol are available
एक है पैरा कैल्सिटॉल एंड दैट सप्रेसेस पीटीएच सिक्रीशन विद लेस हाइपरकैल्सीमिया। अब रिकग्निशन ऑफ द रोल ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स भी हैं। अब सिर्फ ये नहीं है कि कैल्सीट्रायल दे दिया जाए, जो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स हैं वो पैराथायरॉइड में हैं, ठीक है। हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैल्सीमाइमेटिक एजेंट्स दैट enhance the sensitivity of parathyroid cell to the suppressive effect of the calcium. This class include cinacalcet and calcitide produces a dose dependent reduction in PTH and plasma calcium concentration. तो ये दिए जा सकते हैं। Current National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative guidelines recommend a target PTH level between 2 and 9 times the upper limit of normal. यही मैंने कहा था कि हम इतना अगर सप्रेस कर देंगे तो ए डायनेमिक बोन डिजीज़ हो जाएगी जिसमें और माइक्रो फ्रैक्चर्स और बोन पेन होगा, ठीक है, तो और ज़्यादा ख़तरनाक है। तो पीटीएच को हमने सप्रेस करना है, लेकिन कितना, इतना सप्रेस करना है कि वो ट्वाइस या 9 टाइम्स अपर लिमिट में रहे, उससे ज़्यादा ना सप्रेस हो जाए। Recognizing that very low PTH levels are associated with adynamic bone disease and possible consequences of fracture and ectopic calcification. Cardiovascular abnormalities देखें। Cardiovascular disease is the leading cause of morbidity and mortality at every stage of CKD. The focus of patient care in earlier CKD CKD stages should be directed to prevention of cardiovascular complication, ठीक है, तो उसको आपने कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है। अब ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स ऑफ इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ वेस्कुलर डिजीज़ इन सीकेडी। एक तो हाइपरटेंशन जो हो रहा है, पहले से था या बाद में हो गया उसकी कॉन्सिक्वेंस से, दूसरा डायबिटीज़ मेलाइटिस, तीसरा हाइपरवॉल्यूमिया, चौथा डिस्लिपिडीमिया, पांचवा सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी, छठा हाइपर होमोसिस्टिनीमिया। ये सारी चीज़ें जो हैं ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं। नॉन ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स सीकेडी रिलेटेड जो होते हैं वो क्या है? एनीमिया, नंबर 2 हाइपरफॉस्फेटीमिया, नंबर 3 हाइपरपैराथायरॉइडिज्म, नंबर 4 इंक्रीज फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 जो ऑस्टियोसाइट बनाने लगते हैं, नंबर 5 स्लीप एपनिया, नंबर 6 सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन। ये जो हैं सीकेडी रिलेटेड हैं। अदर एबनॉर्मलिटीज सीन इन सीकेडी में ऑगमेंट मायोकार्डियल इस्कीमिया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड माइक्रोवैस्कुलर डिजीज़। क्यों? इसलिए कि कैल्शियम डिपॉजिशन होनी शुरू हो जाएगी कॉर्नरीज में भी, दूसरी वेसल्स में भी, इन्फ्लेमेशन भी होने लगेगी, और जो वो है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 वो जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी करा देता है। इन एडिशन हीमोडायलिसिस विद अटेंडेंट हाइपोटेंशन एंड हाइपोवॉल्यूमिया में फर्दर एग्रवेट कोरोनरी इस्कीमिया। It may lead to increased risk of congestive heart failure and sudden death. Asystole and bradyarrhythmias are the main cause of sudden cardiac death in dialysis patient. तो मतलब ये कि sudden cardiac death हो सकती है ये dialysis patient में। हार्ट फेलियर हो सकता है, ज़ाहिरी बात है कि ये चीज़ें अगर एड्रेस नहीं की जाएंगी तो बिला आखिर हार्ट फेलियर हो जाएगा। तो एबनॉर्मल कार्डियक फंक्शन सेकेंडरी टू मायोकार्डियल इस्कीमिया, left ventricular hypertrophy, diastolic dysfunction and frank cardiomyopathy in combination with salt and water retention often results in heart failure or even in pulmonary edema. So hypertension, left ventricular hypertrophy are the most common complication of CKD, ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ को कैसे ट्रीट करेंगे आप? ओवरआर्चिंग गोल ऑफ हाइपरटेंशन therapy in CKD is to prevent extrarenal complication of high blood pressure such as cardiovascular disease and stroke. तो hypertension control होना चाहिए। Blood pressure should be controlled to levels recommended by National Guidelines Panel. In CKD patients with diabetes and proteinuria more than 1 gram per 24 hour, blood pressure should be reduced to 130 by 80 millimeter of mercury, ठीक है। और salt restriction should be फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी, ठीक है। और फिर उसके बाद आप ब्लड प्रेशर जो है वो 130/80 से कम कर लें। चॉइस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट सिमिलर टू दैट इन द जनरल पॉपुलेशन, ACE inhibitors and
Angiotensin receptor blockers appears to slow the rate of decline of kidney function in a manner that extends beyond reduction of systemic arterial pressure, and that involves reduction in the intraglomerular hyperfiltration and hypertension. Occasionally, introduction of ACE inhibitors and ARBs can precipitate an episode of acute kidney injury. Patients with ischemic renovascular disease, अगर renal artery stenosis हो तो फिर ये जो है ना acute kidney इंजरी कर सकते हैं. Slight reduction in GFR यानी कि less than 30% of the baseline may signify salutary reduction in intraglomerular hypertension and hyperfiltration, and if stable over time can be tolerated with continued monitoring. तो progressive decline GFR should prompt discontinuation of these agents. अगर मतलब और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो फिर तो आप ये वाले एजेंट्स, कौन से एजेंट्स, यानी कि एस इनहिबिटर और ARBs आपको बंद करने होंगे. द यूज़ ऑफ एस इनहिबिटर्स एंड ARBs में ऑल्सो भी कॉम्प्लिकेटेड बाय डेवलपमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया. हाइपरकैलेमिया हो रहा है तो भी आप बंद कर देंगे, लेकिन इससे फ़ायदा होता है इनिशियल स्टेजेस में देना चाहिए, क्योंकि हाइपर फिल्ट्रेशन को, हाइपरट्रॉफी को नेफ्रॉन की कम करता है ये. उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि कॉन्कमिटेंट यूज़ ऑफ कैलियूरेटिक डायरेटिक दे दें, यानी कि फ्यूरोसिमाइड विद मीटोलाजोन, और पोटेशियम लोअरिंग GI ट्रैक बाइंडर दे दें सच एज पैटीरोमर कैन इम्प्रूव पोटेशियम एक्सक्रीशन. तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक सच एज एमिलोराइड एंड ट्राइमटीरीन शुड बी अवॉइडेड, एंड मिनरलोकॉर्टिकाइड रिसेप्टर blockers should also be used with great caution. In recent movement to even lower BP targets in general population may not be applicable in CKD, who often lack auto-regulation to maintain GFR. अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का? हाइपरटेंशन कंट्रोल करें, डिसलिपिडीमिया, प्रोमोट एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज़ एंड ट्रीटेबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ CKD. तो आपने हर पेशेंट को जो है ना वो स्टैटिन देने हैं. रीनल डिजीज़ कॉम्प्लिकेटेड बाय नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद वेरी एथेरोजेनिक लिपिड प्रोफाइल एंड hypercoagulability, which increases the risk of occlusive vascular disease, cardiovascular disease, the most common cause of death in dialysis patient. The use of gliflozin, जो पहले भी मैंने आपको बताया था कि SGLT2 inhibitors in patients with diabetes mellitus has recently been associated with kidney protection and a reduction in serious events including heart failure. तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है gliflozin. पेरिकार्डियल डिजीज़, वैसे तो चेस्ट पेन विद रेस्पिरेटरी एक्सेंचुएशन कॉम्प्लिकेटेड बाय फ्रिक्शन रब इज़ डायग्नोस्टिक ऑफ पेरिकार्डाइटिस, और पेरिकार्डाइटिस या पेरिकार्डियल एफ्यूजन इज़ द इंडिकेशन फॉर डायलिसिस. लेकिन बाहर के मुल्कों में अब पेरिकार्डाइटिस देखा ही नहीं जाता है, ना फ्रिक्शन रब मिलता है उन लोगों को. क्यों? इसलिए कि बहुत पहले से वो डायलिसिस शुरू कर चुके हुए होते हैं. तो अब ना इंडिकेशन में ये उन्होंने अब नहीं वो इंडिकेशन लेते, क्योंकि होता ही नहीं है लोगों को पेरिकार्डाइटिस. लेकिन हमारे यहाँ तो हम तो लेंगे ना. क्लासिकल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक एबनॉर्मलिटीज़ इंक्लूड, यानी पेरिकार्डाइटिस की PR इंटरवल डिप्रेशन एंड डिफ्यूज ST सेगमेंट एलिवेशन. Pericarditis can be associated with pericardial effusion, which can be asymptomatic and recognized by echocardiography. Rarely leads to tamponade. Pericarditis is observed in advanced uremia, and with the advent of time dialysis initiation, it is not common in the Western countries, but it is very common here. Treatment क्या है? Uremic pericarditis is an absolute indication for the urgent initiation of dialysis or intensification of dialysis in those already receiving dialysis. A pericardial drainage procedure should be considered in patients with recurrent pericardial effusion, especially with echocardiographic signs of impending tamponade. वैसे तो रेयर होता है, लेकिन अदर कॉजेज ऑफ पेरिकार्डाइटिस कौन कौन से हैं? वायरल होती है, मैलिग्नेंट होती है, ट्यूबरकुलोस होती है, ऑटोइम्यून हो सकती है. Colchicine and NSAID should be considered, but later agents could adversely affect renal function. ठीक है, जो हम इन वाले पेरिकार्डाइटिस में देते हैं. अब हेमेटोलॉजिक एबनॉर्मेलिटीज़ मतलब ये कि एनीमिया होता है. तो रिलेटिव क्या क्या होती हैं कॉजेज़ ऑफ एनीमिया इन क्रोनिक किडनी डिजीज़? नंबर 1, रिलेटिव डिफिशियंसी ऑफ एरिथ्रोपोइटिन. जब बनी ही किडनी से रहा है तो किडनी फेलियर में फिर नहीं बनेगा. नंबर 2, डिमिनिश्ड रेड ब्लड सेल सर्वाइवल. इसके अलावा ये भी हो जाता है. ब्लीडिंग डायथिसिस.
Number 4, iron deficiency due to poor dietary absorption of gastrointestinal blood loss. Hyperparathyroidism, bone marrow fibrosis. Chronic inflammation, folate और vitamin B12 deficiency. हीमोग्लोबिनोपैथी भी हो सकती है. कोमॉर्बिड कंडीशन, हाइपोथायरॉयडिज्म, प्रेगनेंसी, HIV एसोसिएटेड डिजीज़, ऑटोइम्यून डिजीज़, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, ये सब भी अगर हैं तो ये भी एक एक्स्ट्रा कॉज होगी एनीमिया की. एनीमिया के इफेक्ट क्या होंगे? नॉर्मोस्टिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है अर्ली स्टेजेस में. इट इज़ यूनिवर्सल बाय स्टेज 4. ठीक है. एनीमिया ऑफ CKD इज एसोसिएटेड with a number of pathophysiologic consequences including decreased tissue oxygen delivery utilization, increased cardiac output, ventricular dilation and ventricular hypertrophy. यानी कि कार्डियक फेलियर जो पहले ही एक फैक्टर है, रिस्क फैक्टर, वो एनीमिया की वजह से और भी ज़्यादा हो जाएगा रिस्क. Clinical manifestation include fatigue, decreased exercise tolerance, angina, heart failure, decreased cognition and mental acuity, and impaired host defense against infections. Treatment क्या होगा? Availability of recombinant human erythropoietin stimulating agent is the most significant advances in routine. Its routine use has obviated the need for regular blood transfusion severely anemic CKD patients, thus reducing the incidence of transfusion associated infection and iron overload. Adequate bone marrow iron stores. अच्छा, अब इसके लिए ना, अब आप जैसे एरिथ्रोपोइटिन दे रहे हैं तो उसके लिए आयरन स्टोर्स सही होने चाहिए, जब भी तो वो इफ़ेक्ट करेगा. ठीक है. तो इसमें नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया होता है. आप जैसे MCV देखें तो हम तो कहते हैं ना कि भाई जब माइक्रोसिटिक होगा तब आप आयरन कराएंगे, और जब मैक्रोसिटिक होगा तो आप विटामिन B12 और फॉलिक एसिड कराएंगे. लेकिन जो CKD का एनीमिया है, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, उसमें आपको आयरन भी कराने की ज़रूरत है, उसमें आपको विटामिन B12 और फॉलिक एसिड भी कराने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये चीज़ें कम होंगी तो इरिथ्रोपोइटिन इफेक्ट ही नहीं करेगा. ठीक है. तो उसको आप सही करें. तो आयरन सप्लीमेंटेशन इज एसेंशियल टू एंश्योर द ऑप्टिमल रिस्पॉन्स टू इरिथ्रोपोइटिन stimulating agents in patients with CKD, because the demand for iron by the marrow frequently exceeds the amount of iron that is immediately available for erythropoiesis. ठीक है. For patients not on dialysis, oral iron should be given. If not tolerated due to GI side effects, patient must undergo IV infusion of iron. और हीमोडायलिसिस अगर हो रहा है तो उसी वक्त आप एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं आयरन IV. In addition to iron, an adequate supply of other major substrate and cofactors for red cell production must be ensured, including vitamin B12 and folate. तो irrespective of MCV या मतलब ये कि मीन कॉप्सुलर वॉल्यूम के, आपने तीनों चीज़ें आपने चेक करनी है. ठीक है. और उनको रिप्लेस करना है. एनीमिया रेजिस्टेंट टू erythropoietin stimulating agent, the presence of adequate iron stores may be due to some combination of the following. Number 1, acute or chronic inflammation हुई भी है, inadequate dialysis हो रहा है, severe hyperparathyroidism हो गया है, या फिर chronic blood loss हो रहा है, hemolysis हो रही है, या chronic infection हो गया है, या फिर कोई malignancy develop हो गई है. A new class of agents to treat anemia and CKD are the polyhydroxylase inhibitors of endogenous hypoxia inducible factors, HIF कहते हैं. The inhibition leads to an increase in both endogenous production of erythropoietin and an increased GI absorption of iron. Studies are in progress comparing the efficacy of these agents to the standards erythropoietin stimulating agents. तो अभी ये डेवलप हो रहे हैं नए polyhydroxylase inhibitors of endogenous hypoxia inducible factors. कितनी यार क्या रिसर्चेस क्या क्या कर रहे होते हैं बताओ. एबनॉर्मल हीमोस्टेसिस भी हो जाता है. पेशेंट्स विद लेटर स्टेजेस ऑफ CKD may have prolonged beating time, decreased activity of platelet factor 3, abnormal platelet aggregation and adhesiveness, and impaired prothrombin consumption.
Clinical manifestation include an increased tendency to bleeding and bruising, prolonged bleeding from surgical incisions, menorrhagia and GI bleeding. ये सब हो सकता है. CKD patients also have greater susceptibility to thromboembolism with nephrotic range proteinuria, hypoalbuminemia and renal loss of anticoagulant factors which can lead to thrombophilic state. तो दोनों चीज़ों का खतरा होता है, bleeding भी और thrombosis भी. अब इस ब्लीडिंग और थ्रोम्बोसिस को आप कैसे रिवर्स कर सकते हैं? टेम्पोरली विद डेस्मोप्रेसिन, DDABP, क्रायोप्रेसिपिटेट और फैक्टर 4 conjugated estrogens, blood transfusion and erythropoietin stimulating agent therapy. Optimal dialysis usually correct prolonged bleeding time. Given the coexistence of bleeding disorder and propensity of thrombosis in CKD, decision of anticoagulation should be made individually. For example, warfarin anticoagulation for atrial fibrillation. तो फिर वो बहुत ख़तरनाक होता है. इंडिविजुअल पेशेंट्स का रिस्क और बेनिफिट देख के फिर करना चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग का भी ख़तरा है, थ्रोम्बोसिस का भी ख़तरा है. The new class of oral anticoagulants are all in part renally eliminated and need to be avoided और डोज एडजस्टेड इन द फेस ऑफ डिक्रीज GFR. जो नहीं है ना, उनको वो नहीं देनी चाहिए क्योंकि रीनल एक्सक्रीशन होता है उनका. लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन नीड्स टू बी अवॉइडेड और डोज एडजस्टेड इन दोज पेशेंट्स. In these patients with monitoring of factor 10A activity where available, it is prudent to use unfractionated heparin titrated with APTT in hospitalized patients requiring an alternative to warfarin anticoagulation. तो मतलब unfractionated ज़्यादा बेहतर है. Given the coexistence of bleeding disorder and propensity to thrombosis in CKD patient, decision about anticoagulation that have a favorable risk-benefit profile in the general population may not be applicable to the patient with advanced CKD. One example is warfarin anticoagulation for atrial fibrillation. The decision to anticoagulate should be made on the individual basis in the CKD patient because there will be a greater risk of bleeding complication. ये हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है. और दूसरी चीज़ मैंने डायबिटिक नेफ्रोपैथी का भी एक बना लिया है, क्योंकि हमारा जो पेशेंट था, जो मैंने जो शुरू में CKD के आपको केस बताया था, केस नंबर 10 था शायद वो, तो उसमें यंग बॉय को टाइप 1 डायबिटीज़ थी और उसके साथ उसको CKD हो रहा है ना. तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी हमने एज सच अभी टच नहीं किया है, तो वो मैं नेक्स्ट आपको किसी लेक्चर में करा दूँगी, ठीक है. तो प्लीज़ ज़रूर आप अपने कमेंट्स मुझे लिखिएगा, बताइएगा ज़रूर मुझे आपको कैसा लगा. थैंक यू सो मच. ओके, खुदा हाफ़िज़.